नमस्कार। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर हमेशा की तरह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की एक स्पीच होती है जो हम सब ने सुनी। उसमें बहुत सारी बातें वो रखते हैं जो एक तरीके से देश का संबोधन होता है। उसमें देश को तमाम उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो उन्होंने की है और जो आगे सरकार करने वाली है। तो आज भी काफ़ी लंबी, करीब 98 मिनट की स्पीच थी, जो मेरे ख्याल में सबसे लंबी स्पीच थी। उसमें उन्होंने पिछले 10 साल में सरकार ने क्या किया है ये तो बताया ही, इसके साथ साथ नई चुनौतियों और नए एजेंडे को भी उन्होंने सामने रखा। जो बहुत सारे इस वक्त ताज़ा इश्यूज़ हैं उसको भी उन्होंने टचअपॉन करने की कोशिश की। और एक बात तो बार बार फोकस कर रहे थे कि 2047 में जो विकसित भारत का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और हर वो प्रयास वो कर रहे हैं। और उन्होंने एजेंडा भी रखा कि किस तरह से इसको हासिल किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें उन्होंने रखी अब से लेकर के पिछले 10-11 सालों में जो कुछ भी हुआ है। लेकिन 2-3 फोकस एरिया थे जो हमें लगता है कि उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, एक तो उन्होंने यूसीसी को टच अपॉन किया कि उस पर फोकस होना चाहिए। इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने बहुत फोकस किया, किस तरह विकास हो। फिर युवाओं को बहुत सारे नए एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की। गेमिंग इंडस्ट्री बड़ा फोकस किया। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि कास्ट और फैमिली पॉलिटिक्स से आगे बढ़ के 1 लाख ऐसे युवाओं को आगे लेके आएंगे जिनका बैकग्राउंड कोई भी किसी भी तरीके से पॉलिटिकली टच नहीं होगा। यानी उनके चाचा मामा फूफा ताए घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा होगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मेडिकल का आजकल बड़ा इशू चल रहा है, तो उन्होंने 75,000 नई सीट क्रिएट करने की बात कही नेक्स्ट 5 ईयर्स में। 1 नेशन 1 इलेक्शन को भी उन्होंने हल्का सा टच अपॉन किया। और एक बात जो पॉलिटिकल थे उन्होंने ये कही कि बहुत सारे लोग अपने यहाँ हमेशा निराशावादी रहते हैं और वो हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं। और कुछ ताकतें विदेशी भी हैं जो जिनको लगता है कि भारत की प्रगति से उनको दिक्कत हो सकती है, उसको भी उन्होंने टच किया। तो बहुत सारे आगे के एजेंडा सेटिंग भी इश्यूज सामने आए। तो स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और इसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझें, क्योंकि इस वक्त 2024 के नतीजों के बाद सरकार का टेक्सचर, टोन और टेनर में बदलाव देखने को मिल रहा है। बातचीत इसी पे करेंगे। हमारे साथ 4 विशेषज्ञ हैं, परिचय कराता हूँ आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, साथ ही शिवकांत शर्मा जी लंदन से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभम भट्टाचार्य जी, और साथ ही न्यू इंडियन के एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहन दुआ आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। आप सबको सर आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले राउंड में तो मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की स्पीच कैसी लगी और क्या खास उसमें आपने पिक किया। शिवकांत जी आपसे शुरू करते हैं, दूर से बैठ के आप सुन रहे थे, बताइए क्या अच्छा लगा और क्या आपने पिक किया। जैसे कि आपने अपनी भूमिका में बताया, ये एक तरह से 2047 का विकसित भारत, उसके स्वप्न का भाषण कहना चाहिए। तो ये विकसित भारत के स्वप्न का भाषण था। इसको आप 3-4 हिस्सों में बांट सकते हैं। और इस भाषण का जो मूल मंत्र था, जो शुरू में ही उन्होंने कहा कि मिलजुल कर शब्द को आप रेखांकित रखिए। मिलजुल कर 40 करोड़ लोग अंग्रेजों को भगाकर आजादी हासिल कर सकते हैं, तो मिलजुल कर 140 करोड़ लोग विकसित भारत का सपना क्यों नहीं पूरा कर सकते। अब सारी समस्या इस मिलजुल कर को लेकर के है। और इस मिलजुल कर में जो बाधाएं हो सकती हैं उसका इशारा उन्होंने किया। तो वो एक तरह से उनका राजनीतिक एजेंडा है। और उसमें सबसे ऊपर आप रख सकते हैं सांप्रदायिक संहिता का। जो इस वक्त जो हमारी संहिता है, उन्होंने कहा ये सांप्रदायिक संहिता है, इसकी जगह सेक्युलर संहिता होनी चाहिए। सारा दारोमदार, सारा विवाद अब इसी पे होगा। एक देश एक चुनाव, ये दूसरा रखा। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। भय का माहौल बनना चाहिए भ्रष्टाचारियों के लिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। नकारात्मक लोग जो प्रगति से जलते हैं, तो ये इशारा साफ साफ उन लोगों की तरफ था जो बांग्लादेश के डेवलपमेंट के बाद कहने लगे हैं कि देश में इस तरह के हालात हो सकते हैं, लोग बहुत नाराज हैं, सब कुछ उल्टा चल रहा है। आपने बताया परिवारवाद को रोकने के लिए नए खून को लाने की उन्होंने बात की। हालांकि इसमें विरोधाभास ये है कि उनकी अपनी ही पार्टी में बीसियों लोग ऐसे हैं
जिनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, और राजनीति, मेरा मानना ये है, भारत में एक नई जाति बन गई है। और कर्तव्य भावना की उन्होंने बात की, जो कभी इंदिरा जी ने जो है जब संविधान संशोधन किया था 1976 का, वो कुख्यात संशोधन, उसमें कर्तव्य भावना जोड़ी थी मौलिक अधिकारों के साथ साथ, तो उसकी बात की। जात पात ऊंच नीच के बगैर विकास होगा, हर घर तिरंगा, उसकी बात की। तो ये सारी राजनीतिक बातें हैं और सामाजिक बातें हैं। महिला अत्याचार रोकने के लिए फांसी चढ़ा देना चाहिए लोगों को, उसके लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहिए। रोजगार की उन्होंने बात की, स्किल विकास की बात की, 75,000 मेडिकल सीट की आपने बात की, नई शिक्षा नीति, शिक्षा में नालंदा भावना की बात की। मुझे लगता है वो नवाचार की तरफ, इनोवेशन की तरफ इशारा कर रहे थे। और बाकी इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने की। और विदेश की अगर जहां तक बात करें, तो एक तो उन्होंने ये कहा, देखिए ये बुद्ध का देश है, हम बुद्ध का देश हैं, तो हमारा जो विकास होता है उससे आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है उनका इशारा चीन की तरफ था, उनका इशारा एक हद तक अमेरिका और यूरोप की तरफ भी था, जहां कुछ लोगों को जलन हो सकती है। बांग्लादेश को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की, जाहिर सी बात है, वहाँ हिंदू आबादी है, उसको लेकर के। और फिर कुछ मतलब ये भी बताया कि हमने अब तक क्या किया है। तो G20 में जो मतलब हमने वादे किए थे स्वच्छ ऊर्जा के, उसके मामले में हम सबसे आगे हैं। और एक अपना सपना उन्होंने वहां भी रखा कि 2036 में हम ओलंपिक खेलों का आयोजन करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं इस भाषण में। लेकिन इन सारी बातों में से एक भी बात अगर पूरी होनी है, तो जो बंटवारा इस वक्त चल रहा है, जिस तरह का संसद में माहौल है, वो जब करेक्ट। तक एकजुट नहीं होंगे, इनमें से कुछ पूरा होता मुझे नहीं दिखाई। तो जो असली मुद्दा है वो ये कि इस वक्त जो एक डिविजिव व्यूज़ हैं उस पर फोकस। अच्छा, चलिए बीच बीच में सुनते भी चलते हैं मोदी जी को। तो उन्होंने विकसित भारत और चैलेंजेस को लेकर के जो कहा है, उनके शब्दों में सुनते हैं, फिर दूसरे मेहमान के पास चलेंगे। 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। चुनौती को चुनौती देना हिंदुस्तान की फितरत है। शिवकांत जी, मुझे लगता है वो 1 लाख वाली बात ना, तो अपनी पार्टी में ज़्यादा टेंशन में आ गए होंगे लोग, भाजपा वाले ही विरोधियों की बजाय इधर ज़्यादा तनाव होगा यार कि अपनी सीट जाएगी क्या। चलो यंग ब्लड को लेके आते हैं। रोहन, आपने क्या पिक किया, और ये जो क्या ये एक बहुत बड़ी ऐसी तो एक प्लेटर सा बना के रख दिया उन्होंने,
बहुत फोकस्ड स्पीच लगी आपको क्या ये, या बहुत सारी चीज़ें टच ऑन करने के लिए कर दिया? रोहन, आपसे सवाल है। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल नीरज जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये स्पीच आपको एक बहुत बड़े जैसे एक प्लेटर जैसा रख दिया कि सब कुछ थोड़ा 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 टच करते गए, या आपको एक डायरेक्शनल फोकस दिखा कि नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स में ये बहुत तेजी से चीज़ें होने वाली हैं? नहीं, मुझे फोकस तो पूरा नजर आया कि देखिए जिस तरीके से चुनौतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक संगीन मुद्दा था अभी 1 महीने पहले सरकार बनते ही हुआ, चाहे वो कुछ स्कैम्स या स्कैंडल्स को लेके हो, नीट को, तो जिस तरीके से 75,000 मेडिकल सीट्स का जो ऐलान किया, वो मुझे लगता है कि एक नया संकल्प लेके आए थे प्रधानमंत्री, और उस संकल्प को आप देखिए कि जिस तरीके से हम अखबार के पत्रकार या टीवी के पत्रकार अपने स्टोरीज को फ्रंट पेज पे या बुलेटिन में लेने के लिए हमेशा एक मीटिंग करते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने भाषणों को और भाषण से पहले और भाषण को पढ़ते समय ये तय करके आते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। तो मेडिकल सीटों को जो आज ऐलान किया है, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, ये बताने के लिए कि अगर एक छोटी-सी जगह से बिहार से किसी ने स्कैम किया हो और किस जगह से आके वो स्कैंडल करने की कोशिश करी हो, तो वहाँ पे वो स्कैंडल खत्म नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशंस पे सीबीआई के नहीं खत्म होगा, उससे आगे जाके वो खत्म होगा। तो ये जो चीज़ें थी, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी आज स्पीच की हाइलाइट्स थी, और चाहे वो राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में हो, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है, मैं देखूँ 18 से 25 हो, 25 से 35 साल के हों, ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने बार-बार ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात किया, सुपर फूड्स के बारे में बात किया। खासकर जो इंस्टाग्राम की जनरेशन है, या मैं कहूँ फेसबुक की जनरेशन है, वाईटी शॉर्ट्स की जनरेशन है, उसको ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये सारा अपना भाषण तैयार किया था, और ग्रीन इंडिया के बारे में तैयार किया। आप देखिए, एक दिन पहले ही ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी से वो मिलते हैं, उसके सीईओ से, और आज सेमीकंडक्टर के मिशन के ऊपर दोबारा से फोकस रखते हैं। तो फोकस अगर मैं कहूँ कहीं न कहीं, तो सिर्फ एक बांग्लादेश और बाकी चीज़ों पे नहीं है, अपनी इंटरनल पार्टी को लेके भी। बट 3 जो गहन मुद्दे हैं, वो ये हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन हो, सेमीकंडक्टर हो और मेडिकल सीट्स हो। इन पे जो फोकस रखा है प्रधानमंत्री ने, वो एक बड़ा संगीन मैं कहूँगा मुद्दे हैं, और उससे बड़ा हौसला अफ़ज़ाई दी है। अगर आप सुने, प्रधानमंत्री बार-बार उन्होंने एक ज़िक्र किया आशा, आकांक्षा और उपेक्षा का। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं मुझे इन 3 ऐलानों में नज़र आती हैं। बजट का भी उन्होंने हालाँकि ज़िक्र किया, पर बजट से ज़्यादा आज जो 75,000 मेडिकल सीटों का जो ऐलान किया, वो एक मुझे लगता है कि बड़ी फ़ोकस करने वाली चीज़ें हैं। गेमिंग इंडस्ट्री और पे बहुत फोकस किया उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके 3-4 मिनट बोले हैं। पिछले 24 से 48 और 72 घंटों में कलकत्ता में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स उतर आए हैं स्ट्रीट्स पे, वो ध्यान रखते हुए भी, और मैं कहूँगा मेडिकल सीटों को जो ऐलान करना है, फोकस करना है। आफ्टर ऑल, डॉक्टर्स कहा जाता है आर द लाइफलाइन ऑफ दिस कंट्री, और इस कंट्री को हर दुविधा से निकालने वाले वो लोग रहे, चाहे वो कोविड हो, कोविड से पहले हो, कोविड के बाद की हो। ये लोग फ्रंट लाइन रहे हैं। तो उनके बारे में आज जो ये सीटें ऐलान करी है, मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टेक अवे है। और युवाओं को गेमिंग इंडस्ट्री से भी उन्होंने बहुत जोड़ा, और उस पर भी कम से कम 4-5 मिनट बात की है। विजय जी, कैसे लगी स्पीच? एक तो ये, और क्या पहले से कम एग्रेसिव दिखे क्या? नीरज जी, जो पूरा स्पीच है, सबसे लंबा स्पीच है। एक तो आपने जिसका जिक्र किया कि 2024 में जो उनका 11वां स्पीच है, वो 97 मिनट्स का, 98 मिनट्स का रहा, जबकि उससे पहले जो सबसे बड़ा स्पीच था वो 2019 में था, 93 मिनट्स का। और अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, उनमें सबसे ज्यादा लंबा भाषण ये रहा है। जवाहरलाल नेहरू साहब का 72 मिनट्स का था, 1947 का। और इसमें उन्होंने कोशिश की, पहला जो 1 घंटा था करीब करीब, वो सारे बॉक्सेस को टिक किया उन्होंने कि अपनी सरकार में क्या क्या काम किए गए हैं। लास्ट के जो 30 मिनट हैं, उसमें वो फोकस कर रहे हैं 2047 को, जिसमें 24/7 से काम करने को लेकर वो बात कर रहे हैं, और अपने जो पूरा एजेंडा है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कुछ ऐसा समझता हूँ, जैसे आपने एक तो जिक्र किया 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का, तो उससे तो पार्टी भी परेशान होगी। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं, वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि पार्टी में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन लेवल पर कब तक क्या पहुंचता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ एक नया ब्लड राजनीति में आए, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा, वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो अच्छी बात है।
मगर मुझे इस पूरे भाषण में 2024 का जो नतीजे का जो असर है वो थोड़ा दिखाई देता है। एक बात देखिए आप कि यूसीसी को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। एक तो उसको एजेंडा के तौर पर अपना प्लेटर में रखा कि यूसीसी को अभी उन्होंने कहा सेक्युलर सिविल कोड, तो वो एक नया एजेंडा है। लेकिन यहां कहा गया सरकार की तरफ से कि चर्चा करेंगे। पहली बात चर्चा, इसको लागू करने या इस पर आगे बढ़ने की बात नहीं, चर्चा करेंगे। दूसरा जो बड़ा एजेंडा था इस सरकार का, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर पिछली बार तैयारी भी हो गई थी, कोविंद साहब की कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, सब कुछ हो गया। लेकिन अब भी कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेगी। तो फैसले वाली सरकार चर्चा पर आई है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात मानता हूं। लेकिन ये 2024 के नतीजों का दबाव के तौर पर मैं देखता हूं। जैसे वक्फ बोर्ड के बिल पर भी हुआ कि आपने जेपीसी को भेज दिया। 2015 की जो 15वीं लोकसभा थी उसमें 71% बिल जो है जेपीसी या पार्लियामेंट्री कमेटीज को जाते थे। 2017वीं जो लोकसभा थी उसमें 17% जाते थे। अब आज आपका जो पहला ही बिल आया वो आपने जेपीसी में भेज दिया, तो वो भी एक नतीजे का असर मुझे दिखाई देता है। लेकिन बांग्लादेश पर जैसा वो बोले, वो जो देश की और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे ज्यादा आगे बोले, और लाल किले की प्राचीर से जब वो हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं तो वो भी अपने एजेंडा को एक फोर्सफुल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि देश में मुझे कई लोगों से बात हुई, वो समझते थे कि प्रधानमंत्री शायद बांग्लादेश पर हिंदुओं को लेकर कुछ और ज्यादा बोलेंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक उन्होंने बड़ी बात की है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर। मेडिकल कॉलेज का जो रेफरेंस है वो मुझे लगता है वो तो अच्छी बात है, हेल्थ को लेकर फोकस है। लेकिन अभी जो कलकत्ता में हुआ उस रेफरेंस में भी एक पॉजिटिव स्टेप है कि 75,000 जो मेडिकल सीट्स को बढ़ाने की जो बात की गई है वो एक बड़ी बात के तौर पर मैं देख रहा हूं। और वन नेशन वन इलेक्शन पर वो आगे जाए, ये भी अच्छी बात है कि क्या कर रहे हैं। 24/7 की बात उन्होंने की। एक जो बात उन्होंने की महत्वपूर्ण बात थी, डीप स्टेट की बात की, और आंतरिक जो हमारी विरोधी शक्तियां उनको लेकर जो बात की, तो ये भी एक मैसेज है। डीप स्टेट की जब वो बात कर रहे हैं, बाहरी शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। और अंदर को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है, उस पर कैसे चलेंगे। और जो अभी हमारे एक और पैनलिस्ट ने कहा कि मिलजुल कर चलने की बात है। मैं 2014 का भाषण देख रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर कि 140 करोड़ का देश है, यदि हम सब 140 करोड़ स्टेप्स आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। आज वो 24/7 2047 पर जा रहे हैं। आपने देखा होगा लाल किले पर जो वो थीम बनी हुई थी उस पर भी विकसित भारत 2047 लिखा हुआ था। और चुनौतियां हैं, ये भी सच बात है। उसमें कैसे चलेंगे, मिलजुल कर कैसे चलेंगे। जो अभी हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स चल रही हैं देश की, अपोजिशन जिस तरह से ताकतवर बना है 230 सीटों पर आकर, और जो एक बिहेवियर हमने पार्लियामेंट में भी देखा, उस सब में मिलजुल कर चलने का एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुझे दिखाई देता है। ओके, इंटरेस्टिंग। आइए फिर आपको जरा करप्शन और यूसीसी पे एग्जैक्टली मोदी जी के शब्द में सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये उन्होंने भ्रष्टाचार पे कहा, और
यूसीसी को भी उन्होंने वो क्या सेकुलर सिविल कोड जैसी बात तो रखी। एक बार आर्थिक पहलू को भी समझने की कोशिश करें। सुबोध सर, आपको मुझे इसमें दो चीज़ें केवल नई दिखी जो इस बार उन्होंने बोली। एक, वो 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाएंगे, और दूसरा ये कि मतलब एक निराशा भाव जो लोग रहते हैं, प्रोफेशनल निराशावादी जो है, उनको टारगेट किया, पोजीशन को बेसिकली उन्होंने। इसके अलावा सब मुझे वही पुरानी बातें लग रही हैं। किसी ने भी कहा कि आशा अपेक्षा, अब आकांक्षा और अपेक्षा है, इसमें ये सब तो है, वो एग्जीक्यूशन की शक्ति नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को डर लगना चाहिए, कहाँ डर लग रहा है, वो तो भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं। ये जो अभी विजय जी कहते हैं 14 का असर है ये। तो पूरा आर्थिक पहलू पे क्या आपको नया सुनाई दिया सुबह सर? सुबह सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। नीरज जी, आपने बहुत सही कहा कि इस बारी का जो स्पीच था, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो बजट, जो इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच होता है, वो एक डिफरेंट पेडेस्टल पे है बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के स्पीच से, क्योंकि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच के वो रहते हैं कि बजट पेश हुआ, बजट का काफी हद तक प्राइम इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उसका फॉलो थ्रू रहेगा। मोदी जी का शुरुआत से ही ये रहा है कि इंडिपेंडेंस डे स्पीच में वो एजेंडा सेटिंग करेंगे और वो एजेंडा अगले बजट में उसको दर्शाया जाएगा। तो बजट फॉलोज बट बजट डज नॉट प्रीसीड द इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक गति के लिए, अगर समझने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके जो फर्स्ट रहा है इकोनॉमी के ऊपर, हम ये थर्ड टर्म गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, फर्स्ट स्पीच है। अगर वो फर्स्ट स्पीच को अगर हम देखें तो इज दिस सेटिंग द एजेंडा फॉर दिस टर्म ऑफ द गवर्नमेंट? तो फ्रैंकली अगर उसमें अगर डिटेलिंग की बात करें तो मैं दो चीज पॉजिटिव देखता हूं, एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई एक्सपेक्टेड कि मैं देखूंगा, वो सुनूंगा, वो नहीं थे, लेकिन पॉजिटिव्स दोनों पहले लाते हैं। पहली बार आफ्टर 2014 प्रधानमंत्री जी ने इतने बारीकी से इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स रखे। कौन कौन से पॉइंट? इन्होंने कहा मेड इंडिया चिप सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, द डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड वाला कंसेप्ट हो चुका है, बट एटलीस्ट कम से कम इट वाज अ न्यू कॉइनेज। हब ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी बात पहले से ही हो रही है, बट अगेन ही रिटरेटेड उस चीज को। लीड जिसके दूसरा वाला लीडर इन जो ग्लोबल गेमिंग मार्केट की जो बात कही, जो काफी जोर शोर से उन्होंने काफी देर तक इस पे बात की। आपने पॉइंट आउट किया कि करीब 3-4 मिनट इसके ऊपर बात करते रहे कि इंडियन प्रोफेशनल्स को गेमिंग मार्केट में लीड करना है, प्लेइंग नहीं, प्रोड्यूसिंग गेम्स, जिसमें गेम्स में वो अपना मार्क वर्ल्ड वाइड छोड़े। तो ये काफी एक उदयपुर था गेमिंग सेक्टर के ऊपर, वो उस पर उन्होंने क्लैरिटी लाया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेमिंग के ऊपर सरकारी जो एक यस नो वाला चीज था वो काफी हद तक सुधर जाएगा। एंड जो ग्रीन जॉब्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर बहुत सारे सेक्टर्स का मेंशन कर सकते थे, लेकिन ग्रीन जॉब्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जिक्र करना, इन चीजों को लेकर एक इंडस्ट्रियल एक आइडियाज कुछ हद तक मैं सोचता हूँ पिछले बारी का, 2019 अगर मैं कंपेयर करूं उससे कहीं ज्यादा इस बारी इन चीजों पे इंपॉर्टेंस दी है। हाँ, एक और चीज था स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन और इंडियन स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबल बेंचमार्क के साथ होना चाहिए, उसका भी जिक्र। इन सारी चीजें मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं कि इतने बारीकी से किसी भी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोदी जी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इतना डिटेलिंग नहीं किए थे। तो ये एक मैं पॉजिटिव मानता हूं। दूसरा, इसमें जो दूसरा पॉजिटिव था कि स्टेट्स को भी जब स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन, वो एक काफी पॉजिटिव चीज है। मुझे लगता है कि अगर इन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए एज क्लैरिटी कि क्या मानते हैं इन्वेस्टमेंट कंपटीशन, क्या फ्रीडम देंगे स्टेट्स को अपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जीएसटी तो नेशनलाइज हो चुका है, मतलब वन नेशन वन टैक्स हो चुका है, बट बाकी सारी चीजों में क्या किस तरह का फ्रीडम वो स्टेट्स को दे सकते हैं कंपटीशन बनाने के लिए, अपने जगह में इंडस्ट्री लाने के लिए। तो वो एक बहुत कारगर पॉलिसी सिद्ध हो सकता है, जो जरूरत भी है, खासकर इसलिए क्योंकि
सो वहां से मैं नेगेटिव पॉइंट पे आता हूं कि उन्होंने जो अभी के जो करंट कंट्रोवर्सीज हैं इकोनॉमी पे, जिसमें एक जो बहुत बड़ा चीज है सेंटर स्टेट कंट्रोवर्सी जो चल रहा है टैक्सेशन को लेकर, डिविजन ऑफ बाकी सारे रिसोर्सेज को लेकर, उन पर उन्होंने बिल्कुल ही कमेंट नहीं किए। नेगेटिविटी वगैरह के ऊपर उन्होंने बहुत सारे बात किए, लेकिन डिटेलिंग अगेन जिस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिटेलिंग किए, इस पर डिटेलिंग नहीं की थी। तो मैं ये मानता हूं कि जो इश्यूज हैं खासकर लेजिस्लेशन लाने में, उनको जो तकलीफें अभी होंगी पार्लियामेंट में, डिवाइडेड पार्लियामेंट में पास करने के लिए उन लेजिस्लेशंस को, उस पर ये मैं ये नहीं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपना डिटेलिंग करेंगे, बट लेकिन कम से कम इस पर चिंतन मंथन एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच में होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच को एक एजेंडा सेटिंग के रोल से मानते हैं। थर्ड, पिछले बारी कॉमन मैन के ऊपर या कॉमन वुमेन के ऊपर बहुत सारे स्टेप्स की बात किए गए थे। इस बार सिर्फ ईज ऑफ लिविंग की बात हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट, वर्कफोर्स, क्लीनलीनेस, उनके लिए बहुत सारे स्टेप्स की जिक्र हुई थी, जिसको धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज पॉलिसीज लाए। इस बारी मैं उन चीजों के ऊपर बिल्कुल ही कमेंट्स नहीं दे। ये काफी सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि इस बारी एम्प्लॉयमेंट और ईज ऑफ लिविंग की जो टेंशन है, वही मैं मानता हूँ कि इज द प्रॉब्लम एरियाज जिसमें भारतीय जनता पार्टी को का स्कोर, करंट पॉलिटिकल स्कोर का करंट सिचुएशन में रहा था, खासकर रेवड़ी वगैरह, इन सब चीजों को, इन सभी चीजों को वो बिल्कुल ही अलग की, ये अलग चीज है। लेकिन स्टेट्स को क्या सॉप्स देनी चाहिए, खासकर अभी जैसे बीजेपी रूल स्टेट भी सॉप्स देना शुरू किए हैं, उससे उनका फिस्कल पोजीशन पे क्या असर पड़ता है। हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म चैलेंज बन रहा है या नहीं, इस पर मैं मानता हूँ शुभ जी बन गया है एक्चुअली। देखिए अभी रोहन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये 75,000 सीटों वाली, अगर इस स्पीच में इतनी डिटेलिंग में जा रहे हैं कि 75,000 की जब जा रहे हैं और वो बैंकों का भी जिक्र कर रहे थे, तो बैंकों के सामने इस वक्त जो टेक्नोलॉजी ने चैलेंज पेश किया है कि कन्वेंशनल बैंकिंग बहुत मुश्किल के दौर से जाने वाली है, पूरा उलट के रख देंगे, 360 डिग्री आप देखिएगा चेंज इसमें होगा। तो अगर उस डिटेलिंग में जा रहे हो तो आप वहाँ उतना फोकस फिर आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है रोहन आपसे कि जो बहुत कॉन्क्रेंट डायरेक्शनल इश्यूज थे उसको उन्होंने मतलब सब कुछ टच करने के चक्कर में फोकस नहीं दिए। थर्ड टर्म की स्पीच नहीं लग रही थी मेरे को, क्योंकि 2 टर्म में आपने बहुत सारे काम किए हैं, उनका क्या हश्र हुआ है? स्किल इंडिया कहाँ सक्सेसफुल हुई है? हमारे चैनल पे आके इंडस्ट्री से बोलते हैं कि हमारे यहाँ 3,000 नौकरियाँ खाली हैं, मेरे को आदमी नहीं मिल रहा जो उस स्किल का हो। तो स्किल इंडिया कैसे काम कर रही है फिर? इसलिए इसमें कहीं ज़्यादा हम लोग फोकस सुनना चाहते थे कि एम्प्लॉयमेंट पे फोकस। एआई और एमएल का ज़माना है, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? ये सब चीज़ें मुझे मिसिंग लगी। आपको क्या लगा रोहन जी? रोहन आपसे सवाल है ये। हाँ, मैं एक बार सवाल सुन नहीं पाया, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल इंडिया की बात पिछले 10 सालों से हो रही है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन लेवल पे अभी बहुत दिक्कत है, नहीं है उस मैच के लोग। जॉब्स तो हैं लेकिन लोग नहीं उतने। और अब जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इसका चैलेंज आ रहा है, वैसे में फिर आपको उस पर स्पेसिफिक्स पे जाके बात करनी पड़ेगी, केवल टच करने से नहीं चलेगा। नीरज जी, अगर मैं आपका सवाल सुन पाया हूँ ध्यान से, क्योंकि ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच है यहाँ पे, कि आपने एआई की बात करी है शायद। जी, एआई एमएल जैसी चीज़ें जो चैलेंज पैदा कर रही हैं अपनी इकोनॉमी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सामने, उसको एड्रेस करने का प्लान क्या है सरकार का एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल, देखिए नीरज जी, अगर आप बजट की आप बात देखिए और उससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें बताई गई थी कुछ एआई को लेके, और मैं इस बात से बड़ा हैरान भी रहा, क्योंकि एआई पे जो डिपेंडेंस है और एआई के साथ में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो भारत को बहुत आगे जाके करनी चाहिए। लेकिन अगर आप याद करें तो आज जो मुद्दे आ रहे हैं पिछले 2 या 3 महीने में चुनाव के बाद और चुनाव के बीच में, वो डीप स्टेट और डीप फेक को लेके बहुत ज्यादा आए। 2 चीजें थी, डीप स्टेट और डीप फेक। इन 2 मुद्दों ने बहुत हैरान किया भारत को पिछले 3 से 4 महीने में। कभी एक तरफ अमित शाह जी का डीप फेक वीडियो आ जाता था और
ऐसे कुछ वीडियोस और आ जाते थे। तो अगर मैं एआई की इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो जिस तरीके से सैम ऑल्टमैन का एआई, चाहे ओपन चैट जीपीटी हो और बड़े सारी ये फर्म्स हो जिन्होंने एक एक जनरेशन गैप को खत्म करने की कोशिश करी हो, तो मुझे लगता है कि भारत अभी भी थोड़ा उसको लेके बड़ा कंजर्वेटिव रहा है एआई को लेके। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रधानमंत्री ने जरूर एक एक पहल जरूर की है, लेकिन ये भी कहा है कि सिर्फ एआई पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत जरूरी चीज है कि बैलेंस जहां पे आना जरूरी है, और एक बैलेंस को लेके टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं, उसे लेके एआई में चीजें होनी चाहिए। अब आप देखिए कि एआई का जितना भी हम मैक्सिमम यूज देखें, आज डेली रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा हो चुका है, और वहां पे मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो इंडिया के हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो निवेश कर रही हैं। कर्नाटका में 8,000 करोड़ की ऐलान करे गए इस बजट में एआई को लेके। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक निवेश एक चीज है अलग, लेकिन जो बैलेंस बनाना जरूरी है वो आज आज के लोगों को, युवाओं को, पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि एआई कितनी चीजें हैं, चाहे वो एंकर्स आ रहे हो टेलीविजन में, चाहे वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हो हम मोबाइल फोन से किसी भी चीज को ऑपरेट करने में। तो वो मुझे लगता है कि एक बैलेंस, सिक्योरिटी कंसर्न आज पैरामाउंट है हमारा इंडिया का। आप देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ हादसे हुए बॉर्डर पे बीएसएफ में, और मैं आपको बताऊं कि अपनी ही मेरी नॉलेज से आर्मी से जब बात हुई, तो एआई को लेके उनकी एक दुविधा ये थी कि कितनी सिक्योरिटी गैप्स जो हैं वो बाहर के देशों को पता लग सकते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए ड्रोन्स और एआई को वापस इन्वेस्टमेंट में लाके ये समझेगा कि चुनौतियां कितनी आ सकती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आगे आने वाले समय में 5 से 10 सालों में ये जरूर है कि कहीं ना कहीं चुनौतियां, सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत रहेंगे, और उसको बड़ा बरकरार रखते हुए हमें आगे समझ के चलना पड़ेगा इस पे। जी सर, एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल से 40-50 सेकंड का, और लौट के आते हैं फिर विजय जी आपके पास आते हैं और शिवकांत जी आपके पास। स्वागत है एक बार फिर से आपका। नया भारत, नया एजेंडा, और प्रधानमंत्री जी की स्पीच पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या नई बातें हमें देखने को मिली, और यहाँ से आगे 4-5 साल किस तरह चीज़ें बदलेंगी। विजय जी, अभी हमने चर्चा करें तो रोहन के साथ डीप फेक और एआई इन सब की। अगर डीप फेक और एआई का खामियाजा भुगता है इस चुनाव में बीजेपी ने, और अदरवाइज भी इकॉनमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जॉब मार्केट के लिए तहलका मचा देने वाली चीज़ है ये, और प्रधानमंत्री जी की बात पूरा देश बहुत गौर से सुनता है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता था जब पूरा देश उसको सुन रहा था। तो उन्होंने इस पर इतना एम्फेसिस क्यों नहीं किया? वो खाली टच अपॉन करके चले गए कि विपक्ष या जो लोग प्रोफेशनल निराशावादी हैं, रोते रहते हैं, डरते हैं, साजिश करते हैं, हल्का टच के निकल गए। इसी पे एम्फेसिस करना चाहिए 15 मिनट। तो पूरा देश एक साथ समझता है कि डीप फेक और एआई चैलेंजेस क्या हैं और दुनिया किस तरह से हमको यूज़ कर रही है या देख रही है। बिल्कुल ठीक बात है नीरज जी। वही हमने कहा कि जो आपने जिस बात का जिक्र किया था, मैंने भी कहा कि जो बॉक्सेस टिक करने का काम था वो इस भाषण में किया गया। एक लंबा भाषण है 97 मिनट्स का, और वो विकसित भारत की बात तो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की बात की, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने खुद के लिए भी कहा कि भाई 24/7 हम करेंगे, मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा। लेकिन क्या देशवासियों के लिए कोई एक ऐसा रोड मैप इस भाषण से नहीं दिखाई देता मुझे कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या कर सकता हूं, और जो योजनाएं हैं उन पर भी उस तरह से खास तौर से काम नहीं किया गया। और यदि सर ऐसा देखें कि एग्जीक्यूशन पर और भाषण में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। जैसे भ्रष्टाचार का आपने जिक्र किया, भ्रष्टाचार पर बोला प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मतलब जिस तरह से लाउडली बोला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आज भी एम्फेसाइज किया है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर तो पार्टी के अंदर भी अब बात उठने लगी है कि आप उन सब लोगों को लेते हैं जो भ्रष्टाचार पर, जिनके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है, दूसरी बात तो अलग है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई हो उनमें से ज्यादातर लोग आपके आसपास बैठते हैं नीरज जी, चाहे वो अजीत पवार साहब हों, चाहे अशोक चौहान साहब हों, चाहे छगन भुजबल साहब हों, या और तमाम लोग हैं। तो वो एग्जीक्यूशन लेवल पर नहीं दिखाई देती। वंशवाद को, परिवारवाद को लेकर चर्चा की, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अब इतने नंबर है कि उस नंबर का भी जिक्र करना बहुत टाइम चाहिएगा कि इतने नाम की लिस्ट में आपको बताऊं कि भाई कौन कौन लोग परिवार से हैं। तो क्या वो परिवारवाद को
खत्म करने की बात हो रही है। आपको याद हो भारतीय जनता पार्टी में जब ये सरकार आई थी 2014 में, उससे पहले 2013 में नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत। 2013 का नारा था भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस मुक्त भारत। आज तो कांग्रेस युक्त बीजेपी है। भारत तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस युक्त बीजेपी है। 50-60 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से बाहर के एमपी हैं। यहाँ पर विचारधारा को लेकर एक बार आपको याद हो कि अडवाणी जी, वाजपेयी जी लोग चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी करते थे। अब चरित्र तो जब आप इतना सारा वो घालमेल कर लेते हैं, मिला लेते हैं सब लोगों को, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फिर वो विचारधारा पर कहां आएगा। और जब चरित्र पर सवाल खड़े होते हैं तो चाल में भी फर्क पड़ता है, और जब चाल में फर्क पड़ता है तो चेहरा भी थोड़ा थोड़ा सा डिफ्यूज होने लगता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्या काम किया गया। मैं दो बातें और बता देता हूं। 2014 का भाषण मैं देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें दो बड़ी योजनाओं पर उन्होंने बात की थी। एक थी भारत का स्वच्छता मिशन, स्वच्छता अभियान। क्या 2014 से 2024 में आके 10 साल में हम कह सकते हैं कि ये 100%, 80%, 70% कामयाब मिशन है? जिन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया गया था 9x9, 9x9 करके, यदि वो चलता तो आज भारत पूरा स्वच्छ दिखाई देता। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की थी जो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की शक्ल बदल सकती थी गांवों की, वो थी सांसद निधि ग्राम योजना। उसका क्या स्टेटस है आज की तारीख में? क्या हम लोगों के गांवों की तस्वीर बदली है? एक और बड़ी योजना थी जिसको आप सपोर्ट करते रहे, स्मार्ट सिटी योजना, 100 स्मार्ट सिटीज। वो 100 स्मार्ट सिटीज का क्या स्टेटस है आज की तारीख में? तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आप फॉलोअप्स में कहां जा रहे हैं? क्या उनको आपने रिव्यू किया है? क्या आप उन पर काम कर रहे हैं? और 2047 की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी, रोजगार को लेकर जो बात बार बार हुई, जिस पर अभी आपने भी चर्चा की, क्या रोजगार के लिए कोई रोड मैप अभी इस भाषण में हमें दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय इस बात के कि 1 लाख। अच्छा, जो बात जाति को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कही, तो क्या इसको ये माना जाए कि सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ है? महिलाओं के आरक्षण की बात हुई है तो वो जनगणना के बिना पूरा नहीं होगा। जनगणना होगी तो फिर डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन होगा तो आरक्षण होगा। लेकिन अभी सरकार पर ये भी नहीं आया गया कि मैं सोच रहा था कि आज ये मैसेज होगा कि अब हम जनगणना का काम बहुत तेजी से शुरू कर रहे हैं ताकि 2026 में डिलिमिटेशन का काम हो। कश्मीर को लेकर अभी हमारा रोड मैप क्या चल रहा है? क्या वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2024 में 30 सितंबर तक चुनाव कराने हैं, तो उस सब को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। गवर्नर्स को लेकर, गवर्नर जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की अभी बात की गई, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में इकोनॉमी की नहीं, जो गवर्नर्स वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो एक डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर सरकार कैसे जाना चाहती है। ये भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है जिनको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और ये डिबेट तो मुझे लगता है बड़ी शुरू होगी सेक्युलर सिविल कोड जो आपने आज नाम दिया है, तो वो भी एक नई डिबेट होगी। आप उस पर कैसे जा रहे हैं? सेकुलर सिविल कोड, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, प्रधानमंत्री जी जिसको स्वयं अपने कंट्रोल में रखते हैं, देखते हैं, वो स्कीम तो बहुत सक्सेसफुल हुई। जैसे डीबीटी, उन्होंने, मुझे निजी जानकारी है कि वो कैसे बैंक मैनेजर तक से पूछ लेते थे, तो बहुत सक्सेसफुल हुआ वो। जनधन अकाउंट सुपर सक्सेसफुल हुआ उनका, क्योंकि वो पर्सनली उसको मॉनिटर करे। लेकिन ये सांसद ग्राम गोद योजना जो थी, उसका कोई है, क्योंकि वो तो 545 लोगों को करना था, तो नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी तो पहले टर्म के बाद ही उसकी बात ही नहीं करता, कोई नहीं, सरकारी बात नहीं करती है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। स्वच्छता वाला कुछ दिन चला, फिर अब अकेले प्रधानमंत्री जी कितना करेंगे? तो वो भी जो जन भरोसे वाली स्कीम है उस पर तो नहीं हो रहा काम। वैसे ही स्किल इंडिया थी, जो मुझे लगता है भारत की सबसे प्रॉमिसिंग स्किल होनी चाहिए थी, वो सबसे खराब स्कीम बनी है। कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट आगे ये कहे कि मेरे को तो वैसे आदमी नहीं मिल रहे जिनको मैं नौकरी दे सकता हूँ, है ही नहीं वो सिस्टम में, तब आपको बड़ी चिंता होनी चाहिए कि हमने जो स्कीम बनाई थी वो काम नहीं कर रही है। क्या स्किल, नीरज जी, मैं समझता हूँ स्किल इंडिया योजना के लिए तो पहले एक स्किल्ड मिनिस्टर की जरूरत है। इतनी बार प्रधानमंत्री जी ने बदल लिए हैं कि उनको शायद अभी तक कोई एक ठीक मिनिस्टर नहीं मिला उस योजना के लिए। एग्री। पहले वाले शायद राजीव प्रताप रूडी थे, उसका आजकल कौन पता नहीं मुझे, कोई होगा ऐसे जरूर। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि तीसरे टर्म में आते आते सरकार को नैरो हो जाना चाहिए कि अब ये 3 चीज़ें फोकस करनी है।
पहले में तो ठीक है 50 चीज़ें आपने पहले टर्म बताई, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में एकदम फोकस्ड। अब थोड़ी आप इतनी सारी स्कीम एक साथ लेके चलेंगे कि जो पता नहीं कैसे पूरी होगी। शिवकांत जी, ग्लोबल फुटप्रिंट पे आप इस स्पीच को कैसे सुनते हैं, कैसे देखते हैं, क्या लगा आपको? अभी तो हम लोगों ने बहुत डीप आपसे समझ लिया, अब आप बिग पिक्चर में आपने क्या देखा इसमें? नीरज जी, मुझे तो ये, हालांकि हर नेता जूझता है, लेकिन ये जो भाषण था वो हकीकत और सपने उसके बीच जूझते हुए नेता का भाषण लगा। हकीकत ये है कि बिना, देखिए, विकास और सुधार एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सुधार के विकास नहीं हुआ करते। अगर चीन में और वियतनाम में माओवाद और साम्यवादी अर्थव्यवस्था ही चलती रहती तो वो आज चीन और वियतनाम नहीं होते, वो क्यूबा होते, वेनेजुएला होते, अर्जेंटीना होते। तो आप सुधारों की बात से आपने भाषण शुरू किया, मुझे लगता है उसी पे फोकस रखते। कहा कि हमने बैंकिंग में सुधार किए, माना बैंकिंग में सुधार किए। आपने कहा हमने न्याय, जो इस तरह के कानून थे जो बेफालतू के थे, उनको साफ किया, तो न्यायिक सुधार की आपने बात की। लेकिन असली जो आप रोजगार, जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए आपको दो सुधारों की सबसे पहले जरूरत। आपने कृषि सुधारों की बात की, वो होंगे नहीं होंगे देखा जाएगा, लेकिन श्रम सुधारों का नाम नहीं लिया आपने, भूमि सुधारों का नाम नहीं लिया आपने। तो अगर आप निर्माण को, अगर आप भारत को कह रहे हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता हूं भारत को, तो जमीन जो है वो निवेशकर्ता को मिल नहीं रही है, मजदूर स्किल्ड मिल नहीं रहे हैं, स्किल की बहुत बात हो गई है। आपने शिक्षा नीति की बात की, पहले तो शिक्षा आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हब बने भारत। अब तो यूनिवर्सिटी हब तो बन जाएगा, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में आप किस तरह के लोगों को तैयार करेंगे? इस वक्त जिस तरह के लोग तैयार हो रहे हैं, जो कहीं काम करने के लायक नहीं हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिसको कोई रोजगार दे नहीं सकता, उनको तो पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अगर आप शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे, स्कूल के स्तर से परिवर्तन शुरू नहीं करेंगे, ताकि जो भी लोग पढ़ लिख करके आगे आए वो रोजगार के लायक तो हों। अब जिनके पास रोजगार है उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, और जो रोजगार चाहते हैं वो रोजगार करने लायक नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, ये मिसमैच। इसको दूर करने के लिए जो आपको सुधार करने चाहिए थे, जिस पे फोकस करना चाहिए था, वो तो आप कर नहीं पाए। और वो जो फोकस करने की जो ही बात उठती है तो वो राज्य और केंद्र संबंध और तमाम तरह की दूसरी मुश्किलें आ जाती हैं, और उन मुश्किलों से आप कैसे पार पाएंगे? आप हमेशा, ठीक है, चुनौतियों से लड़ना आपको आता है, चुनौतियों से लड़ना आप धन मानते, डरते नहीं हैं, लेकिन लड़के तो ये सारी चीजें हल नहीं हो सकती ना। ये तो आपसी मेल मिलाप, आपसी सहयोग से ही हल होंगी। तो आपके पास कौन सा वो रोड मैप है कि आप राज्यों को साथ लेके चलेंगे, आप विपक्षी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे? उनके बगैर आप कैसे कर पाएंगे? तो ये सारी बातें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए था। छोटी छोटी ये जो टिक कर दिया 1 घंटे में, 1 घंटे की उनकी जो स्पीच थी वो काफी लड़खड़ाती थी और मुझे लगता है उबाऊ स्पीच थी। अगले आधे घंटे में जो उन्होंने बोला, अगर उसी तरह से पहले 1 घंटे पर वो फोकस करके चलते तो मुझे लगता बेहतर होता। जी देखिए, इसमें मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है, मैंने लगातार स्पीचें मैंने 14 से लेकर अब तक सुनी है, प्रधानमंत्री जी अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके सिवा उनके जो मंत्री हैं ना, उसमें वो जिजीविशा, वो जुनून नहीं है कि वो उसको ला के एकदम धरती पर उतार दे। मैंने उनकी 3 स्कीम गिनाई कि जो उन्होंने पर्सनली मॉनिटर की, वो धरती पर उतर गई और बहुत सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी स्कीमों में नहीं होता। मैं 2 उदाहरण देता हूँ, ये कोई इंडिविजुअल पर्सनली न ले। जैसे यूपी और बिहार 2 इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत पीछे हैं स्टेट, वो तो 15-25 साल से, कितने साल से मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश जी, योगी जी का दूसरा टर्म चल रहा है। क्यों नहीं उनके यहाँ का कोई एक मंत्री या कोई एक आईएएस इस बात के लिए सिर्फ अपॉइंट किया जाता है कि आपका दफ्तर मुंबई में होगा और आपकी तनख्वाह तभी मिलेगी जब आप वहाँ से इंडस्ट्री यहाँ लेके आएंगे। आप सर केवल खड़े होइए, नाचिए, चाहे जो करिए, आपको वहां इन्वेस्टमेंट लेके आना है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही। 10 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कुछ नहीं हुआ। बिहार में आप बताइए क्या हुआ इन्वेस्टमेंट आज तक? सामाजिक विकास चल रहा है वहां पे, और 100 साल तक चलता रहेगा। तो वो उस किस्म की जुनून क्यों नहीं दिखती है? क्यों नहीं? बातें खाली होती रहती हैं। बताइए सुम्मो जी।
सर अनम्यूट करिए। आज के स्पीच का नीरज जी सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट मोदी जी एक ही करना चाहते थे, वो वर्ड था सेक्युलर सिविल कोड। ही हैज, उनका पूरा एक लड़ाई का एक माहौल उनको दिख रहा है पॉलिटिकल, इसीलिए उन्होंने उस टर्म को सबसे ज्यादा अहमियत दिया है। ये वाला जो स्पीच था उनका, वो टेकिंग द फाइट टू द ऑपोजिशन था कि हम सेक्युलर सिविल कोड बोल के हम एक फिर से राजनीतिक एडवांटेज पकड़ना चाहते हैं। अब आप बताइए, आप इसके पास इसका रिस्पॉन्स आपके पास क्या है? सेकुलर वर्ड बीजेपी के लिए काफी एक डिफिकल्ट वर्ड है। वो सेकुलर वर्ड को ले आए हैं ऑन टॉप ऑफ इस मेंशन में सेकुलर सिविल कोड बोल के। इसमें बहुत सारे चीज आ जाता है, बहुत सारे मामले शुरू होंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, एंड यही था उनका आज का मेजर मकसद। बाकी नेक्स्ट थिंग था कि वो इंडस्ट्रियल चीजों के ऊपर जिसका मैंने जिक्र किया उसका मेंशन किया। आज का स्पीच का यही दोनों केंद्र बिंदु। बाकी जितने सारे मुद्दे थे उसीलिए उन्होंने उस पर सॉफ्ट टच किए। ये गवर्नमेंट का एजेंडा सेटिंग एक डिफरेंट एजेंडा सेटिंग है थर्ड टर्म में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से। आप जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही है नीरज जी, की फर्स्ट या सेकंड टर्म से गवर्नमेंट जो चला है उसका एक रिपोर्ट कार्ड दे और थर्ड टर्म के लिए एक कंक्रीट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक ब्लूप्रिंट तैयार करे। वो स्पीच का नहीं था। अगर उस स्पीच तरह से देखा जाए तो स्पीच अंडरवेलमिंग था, बट अगर पॉलिटिकली देखा जाए दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्पीच, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। वो इस पर आप वो ऐसे नहीं आया है, ये वर्ड काफी इसकी गूंज होगी। और इसीलिए उनका एक कमेंट, जो थर्ड कमेंट उनका बहुत सिग्निफिकेंट था, लेकिन वो जस्ट उसके ऊपर ग्लेज थ्रू कर गए, ऐसे जैसे कहते हैं लेट कट या व्हाटएवर यू माइट कॉल इट इन क्रिकेटिंग पार्लेंस। गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टॉक मार्केट के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, हालांकि स्टॉक मार्केट में अभी कॉमन भारतीय उसमें काफी दिलचस्पी नहीं है। वो बैंकिंग के बात किए, सिर्फ एक वर्ड यूज किए कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस में। ये कहाँ पे जाता है, किस तरह से ये मोड़ लेगा, ये अभी इस वक्त कहना मुश्किल है, बट इट इज अगेन अ सिग्निफिकेंट। सो आई वुड से ये गवर्नमेंट हेम्ड इन, मतलब बहुत सारी चीजों से जूझती हुई है सरकार के प्रधान के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने एक पर्टिकुलर कुछ चीजों पे ही इस बारी निशाना साधा है, और उसी में से उसी चीजों को लेकर ही वो चलने वाले हैं इस बारी के टर्म में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को मैं उसमें से पॉजिटिव वही दिखता हूँ फिर से कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को फ्रीडम, लेकिन आगे जैसे आप कह रहे हैं स्किल सेक्टर को, स्किल सेक्टर में सिर्फ ये मानता हूँ कि चलो इस बारी कम से कम उन्होंने मेंशन कर दिया इंडिपेंडेंस डे में। पिछले कई सालों से उन्होंने स्किल मिशन के ऊपर मेंशन ही नहीं किया था। इस बार एटलीस्ट वो ही हैज एक्नॉलेज्ड एंड टेकन इट ऑन बोर्ड, और ये एक बहुत बड़ा चीज है। लेकिन इस बारी का पॉलिटिकल फाइट, सेकुलर सिविल कोड बहुत बड़ा चीज बनके सामने आए, और इसका क्या अहमियत रहेगा, किस तरह से ये डेवलप करेगा, ये आगे देखने वाली बात है। अभी जब मार्केट्स में या किसी भी चीज में ऑपोजिशन सरकार को घेर रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज पे सवालों के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने उन सवालों को ही दूसरी तरफ चेंज करके एक नया चैलेंज पेश किया है। वो चैलेंज सच में चैलेंज होता है या वेदर इट्स अ डैम स्क्विब, वो आगे के दिन बताएंगे, बट ये एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजिकल चेंज है। और मैं मानता हूँ इस बारी के इंडिपेंडेंस डे का स्पीच का यही केंद्र बिंदु है। जी रोहन जी, अब जैसे ये अभी वाली बात हो रही थी सेकुलर बिल, सेकुलर सिविल कोड, अभी देखिए आप वक्फ बोर्ड वाले को क्या हुआ। तो अब चूँकि जो कंस्ट्रक्शन है इस समय पार्लियामेंट के अंदर, उसको देखते हुए तो बहुत ताकत से बिल लाना बड़ा मुश्किल है आजकल। तो क्या ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि हमने इशू को सामने रख दिया, लोगों के जहन में आ गया कि हमारा इंटेंट ये है, तो वो चीज़ें होंगी, लेकिन एग्जीक्यूट होने में बड़ा मुश्किल आएगी, ये भी एक हो सकता है रोहन जी? नहीं, बिल्कुल नीरज जी, देखिए ये जो दो, अगर मैं एक्ट की बात करूं यूसीसी और वक्फ की, आप देखिए ये मुद्दे कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में भी जाते हुए नजर आए पार्लियामेंट में जब जेपीसी में ये गई बात।
तो आफ्टर ऑल 63 सीटों की घटौती होनी लोकसभा में डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि उतना पॉजिटिव एटीट्यूड शायद ना हो मेंबर्स पार्लियामेंट में या फिर मंत्रियों में भी। और शायद इसीलिए हमने जब कैबिनेट मोदी 3.0 का कैबिनेट अभी देखा, तो उतना प्रोमिनेंट नहीं नजर आया जगहों से उठाते हुए। ये लगा कि एक बड़ा खींचतान में फटाफट बनाने की कोशिश, जल्दबाजी में बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं वक्फ और यूसीसी की वैसे एक पॉलिटिकल माइलेज की, तो वो ज़रूर है कहीं न कहीं वो आने की कोशिश थी। जब पिछली बारी 2019 में भी जब वापस आई भाजपा 303 सीटें लेके, तो आप देखिए 2 महीने बाद ही अगस्त 5 को अपनी जो वायदे पूरे करे थे वो पूरे करने की घोषणा पार्लियामेंट में कर दी जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाने के लिए। लेकिन क्या ये चीज़ें हटाने से ही आप एक जिसे कहते हैं डिसाइसिव मैंडेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, वो मुझे लगता नहीं कि अभी इतनी जल्दी वो नज़र आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक कोलिशन सरकार है और मिली-जुली सरकार है, जहाँ पे आपने देखा बजट में 60,000 करोड़ बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए। तो कहीं न कहीं पुल्स और जिसे कहते हैं कि हमेशा एक पुल्स और पुश का जो प्रेशर रहता है, वो ज़रूर जो आज तक हमने सिर्फ देखा था ब्यूरोक्रेट्स पे, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पे रहता था पॉलिटिकल का, वो आज इस सरकार में कहीं न कहीं नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि एक कोलिशन को लेके चलना है साथ में। चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ में हो, जेडीयू हो, चाहे वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें आज चाहे एक यूसीसी पे चर्चा ज़रूर प्रधानमंत्री ने खड़ी कर दी और कम्युनल एंगल बोल के, और जिस तरीके से अगर आप इलेक्शन स्पीचेस भी देखिए, कहीं न कहीं मंगलसूत्र के बारे में बात करी हो और बाकी रिफॉर्म्स के बारे में बात करी हो, चाहे वो 2019 से पहले ट्रिपल तलाक हो, तो वो एक अपने कोर वोट बैंक को तो हमेशा भाजपा फॉलो करेगी हिंदुत्व पॉलिटिक्स पे, और वो शायद क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी को तो मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा आज कि इन चीज़ों के बावजूद भी ये पूरी करनी बहुत डिफ़िकल्ट होंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल राज्यसभा में भी कुछ नंबर्स नहीं है और लोकसभा में भी उतने नंबर्स नहीं है, और कोलिशन को साथ में रखते हुए चुनाव अभी मद्देनज़र देख के इन चीज़ों को ऐलान ज़रूर किया जाएगा। लेकिन कितना वो पूरी होंगी और कितनी जल्द पूरी होंगी, ये मुझे लगता है कि इसमें बड़ी एक डिबेट रहेगी इलेक्शन के बाद में भी। इतनी जल्दी ये पूरी नहीं होंगी, और उम्मीद भी शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री ज़रूर एक पावरफुल नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और अपनी चीज़ों को मैं कहूँगा बड़े हौसले से बताते हैं वो हर चीज़ों को। लेकिन क्योंकि इस बारी स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं, हर स्टेक होल्डर को लेके चलना पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए हर भारतवासी को भी। और पत्रकार की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि कहीं न कहीं जब ऐसे मुद्दे आते हैं, सेंसिटिव चीज़ें ज़रूर रहती हैं। आपने देखा बांग्लादेश में किस तरीके से हालात बिगड़े हैं। अब वो ब्लेम आप सीआईए को लगाएं, यूके लगाएं, तो वो एक मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा हमें देखना चाहिए अभी थोड़ा और इलेक्शंस के बाद में। जी हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जंक्चर पे पूरी दुनिया खड़ी हुई है, हम लोगों ने इस पर कई बार चर्चा की शिवकांत जी के साथ कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, उसको देखते हुए तो काम करना ही है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस वक्त दुनिया कई पहलुओं पर बहुत तेज़ी से बदल रही है, वो चाहे राजनीतिक सामाजिक हो रही है। टेक्नोलॉजी को मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहे हैं, भारत उस पर अभी पूरी तरीके से एड्रेस नहीं कर रहा है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के सेंस में हो, चाहे वो सोशल सेंस में हो, चाहे लोगों की सोच बदलने के सेंस में हो। उसको एड्रेस करते हुए उसका फ़ायदा उठाइए अपने यहाँ। और जो बहुत पिछड़े हुए स्टेट हैं, उनमें तो मैंने बताया कि जुनूनी टाइप के कुछ मंत्रियों को रखा जाना चाहिए, अदरवाइज़ काम हो नहीं पाएगा। ऐसे ढुलमुल नीति से कुछ नहीं होने वाला है। खैर एनीवे, देखते हैं, पेशेंस रखते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों को जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।